सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए पवन ऊर्जा में एक ऐतिहासिक उछाल प्राप्त की है। अब यह छलांग अभी तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है पवन ऊर्जा के निर्माण में, वार्षिक रूप से अगर देखा जाए तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इस पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक प्रोडक्शन हुआ है, तो उसके पीछे कुछ लक्ष्य निर्धारण भी हुआ होगा जिसकी वजह से इसको बहुत आसानी से प्राप्त करने की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम वर्ष 2070 तक जाते जाते क्या करेंगे, नेट जीरो का हमारा लक्ष्य है, उसको हमको प्राप्त करना है। 2025-26 में जो विंड एनर्जी से जो प्रोडक्शन हुआ है, ऐतिहासिक रूप से इसलिए हुआ है, 6.1 गीगावाट से अधिक का प्रोडक्शन किया गया है भारत के द्वारा। अब ये 2030 तक ये लक्ष्य पहले से डिसाइड है कि 2030 तक हम कितना करेंगे, 100 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा है और साथ साथ हमने 2036 तक जाते जाते 156 गीगावाट का लक्ष्य पहले से डिसाइड कर रखा है। तो भारत अब इस दिशा में मजबूती के साथ बढ़ रहा है और भारत ने इस बात को दोहराया है कि वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट का जो हमने लक्ष्य रखा है, 2036 तक 156 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है, उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं, हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं और 2070 तक हम नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की अगर बात करें तो इस समय भारत की 56.1 गीगावाट जो है वो हो चुकी है और लगभग 28 गीगावाट पर काम जारी है। इसका मतलब कि वो भी हम कर लेंगे तो हम अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरह से विंड एनर्जी के दिशा में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में इस समय इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पर जो है काबिज है। तो इस बात को याद रखना है। तो बहरहाल इस खबर की चर्चा इसलिए हो रही है कि 2025-26 में जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, उस क्षेत्र में अब तक की ये सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है, जो कि कितनी की है, 6.1 गीगावाट, यानी एक वर्ष में 6.1 गीगावाट का जो प्रोडक्शन है वो अब तक का सबसे बड़ा है। अब देखिए, इसी दिशा में अगर हम बात करें, इसी खबर के आलोक में हमारी बात केंद्रित होगी कि वास्तव में ये प्रगति आखिर क्यों हुई और पहले आखिर क्यों नहीं हो पाती थी। तो देखिए, पवन ऊर्जा की जब भी बात होती है तो पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का ये एक प्रकार है। क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। अब इसमें बिजली उत्पादन के लिए बेसिकली जो पवन टरबाइनें हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये टरबाइन लगी है, इसी तरह की जो पवन टरबाइन होती है, इसकी ब्लेड पर जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है पवन की, वो टकराती है। ये ब्लेड जो है वो घूमेगी और उसके घूमने से इस गतिज ऊर्जा को हम बदल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि उसको यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वो बदल जाती है विद्युत में। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। तो भारत की ऊर्जा आयात पर चूंकि निर्भरता बहुत ज्यादा है और हम इस निर्भरता को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भारत की तट रेखा की लंबाई पर्याप्त है और ऐसे में भारत में इसकी संभावना बहुत बेहतर है, यानी कि विंड एनर्जी की संभावना भारत में बेहतर है। लेकिन शुरुआत में यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता था क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां कई थी। सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, पूरे विश्व के संदर्भ की बात हो रही है। भारत में और ज्यादा थी। देखिए, इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो होता है, यानी कि इसको सेटअप करने के लिए शुरुआती जो लागत होती है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। साथ साथ मौसम पर डिपेंडेंसी थी, क्योंकि विंड का मतलब हवा, हवा जब चलेगी तभी तो उससे ऊर्जा बनेगी। तो मौसम पर निर्भरता इसमें होती है और वन्य जीवों से भी खतरा था। तो जब तक इसके लिए बुनियादी ढांचा बेहतर नहीं होगा, शुरुआती कॉस्ट लागत अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये हमको किफायती नहीं होगी। तो इन चीजों पर आर&डी हुई कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और उसी आर&डी का परिणाम है, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA ने यह बताया था कि जो वैश्विक स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता थी वर्ष 1997, ये एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है आपको समझने के लिए कि 1997 में जो क्षमता थी कि हम एक वर्ष में वैश्विक पवन ऊर्जा उत्पादन कितना कर पाएंगे, तो वो 7.5 गीगावाट थी। 1997 की बात करें 7.5 गीगावाट थी और ये बढ़कर वर्ष 2018 तक 733 गीगावाट पहुंच गई। यानी कि इसमें कितनी वृद्धि हुई आप देख सकते हैं। अब ये वृद्धि क्यों हुई होगी, तो ये वृद्धि इसीलिए हुई होगी क्योंकि इनिशियल जो सेटअप कॉस्ट है उस पर काम किया गया होगा, मौसम पर निर्भरता को कैसे हम कम से कम कर पाए उस पर काम किया गया होगा, वन्य जीवों पर से जो खतरा होता है इंफ्रा पर उस पर काम किया गया होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करने के बाद इस क्षमता को बढ़ाया गया। अब इसमें भारत ने भी बढ़ाया और भारत ने तो ऐतिहासिक रूप से ये इसमें छलांग लगाई है। तो देखिए, इन सारी चीजों की वजह से ही अब हम इस पर पहुंचे हैं कि हम आगामी जो लक्ष्य तय किए हैं वर्ष 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने का, उसकी तरफ हम बहुत
ठीक गति से बढ़ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। अब पवन ऊर्जा को की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये सूरज, सन का ही एक बाई प्रोडक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सन का बाई प्रोडक्ट कैसे है, तो आप जानते हैं कि सन की वजह से टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो उत्पन्न होता है, और असमान ताप के कारण, यानी कि चूंकि सतहें अलग अलग होती हैं धरती पर, तो उन सतहों के कारण असमान ताप होगा। असमान ताप के अलावा सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो कहीं ना कहीं सभी चीजों की धुरी में सन है, और इसकी वजह से ही विंड की उत्पत्ति होती है, हवा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पवन ऊर्जा जो है उसको कहा जाता है कि ये सन यानी कि सूर्य का बाई प्रोडक्ट है, उपोत्पाद है, इसको कहा जाता है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल, और मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये पूरा प्रोसेस कन्वर्ट होता है। अब इसमें अगर देखिए तो पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा के पूरक स्रोत के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ साथ इसकी एक खास बात और है कि शाम के समय, अभी जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है उसमें शाम का समय क्या होता है, सबसे ज्यादा पीक डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और इसकी खास बात यह है कि जिस समय सबसे ज्यादा पीक डिमांड होती है उसी समय हम सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कर पा रहे हैं, यानी कि 45% शाम या रात में हम अधिक इसका प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पीक डिमांड का जो टाइम है उस टाइम पर इसका प्रोडक्शन भी अधिक होता है। अब देखिए, सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं, कुछ ऐसी नीतिगत पहलें की हैं जिसकी वजह से ये परिणाम आपको देखने को मिला है। तो उन नीतिगत पहलों पर एक नजर डालने की जरूरत है। जैसे सबसे पहली चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी आरपीओ में विशेष पवन ऊर्जा घटक को शामिल करना। आरपीओ का मतलब होता है कि जब भी रिन्यूएबल परचेज आप कर रहे हैं एनर्जी को, तो उसमें जो पवन ऊर्जा है उसके लिए आप अनिवार्य कर दिए हैं कि उसका एक निश्चित हिस्सा आप विंड एनर्जी पर जरूर व्यय करेंगे, यानी कि उसको खरीदने में विंड एनर्जी पर भी आपको व्यय करना जरूरी है। तो ये एक चीज हो गई। साथ साथ अगर हम बात करें तो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है यहां पर डिलेड पेमेंट सरचार्ज नियम लागू किया गया है, यानी कि अगर कोई भी इन कंपनियों को विंड एनर्जी जो बना रही है उसको पेमेंट करने में किसी प्रकार की अगर देरी हो रही है, जो कि इनसे खरीद रही हैं, कोई भी अगर मान लीजिए कंपनी आती है और विंड एनर्जी बनाने वाली कंपनी से वो क्या करती है, एनर्जी को खरीदती है, तो वहां पर अगर भुगतान में किसी प्रकार का डिले होता है तो उस पर जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि यहां पर जो इनका हम कह सकते हैं कि डिमांड सप्लाई का जो रूल है उसमें किसी तरह का डिले ना हो, इसके लिए ये एक रूल बनाया गया है। साथ साथ तीसरी बात यहां पर दिखाई दे रही है कि ट्रांसपेरेंट बाइंडिंग गाइडलाइन लागू किया गया, यानी कि जो भी इस चीज को संचालित करने के लिए हम कह सकते हैं कि खुले और साफ नियम के तहत टेंडर जारी किए गए, जिसमें कि पारदर्शिता होती है, और एक अप्रूव लिस्ट का सिस्टम यहां पर लाया गया। अप्रूव लिस्ट से क्या होता है कि जो भरोसेमंद कंपनियां हैं इस सेक्टर में उनका ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो पाए, साथ साथ जो मशीनों की खरीद फरोख्त हो वो भी अप्रूव होने के बाद हो। तो अप्रूव लिस्ट का जो सिस्टम है, इससे क्या होता है, ALMM कहते हैं इसको, अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी अप्रूवल जरूरी होगा, और मॉडल जो खरीदी जाएंगी, जो मशीनें खरीदी जाएंगी उनके लिए भी अप्रूवल जरूरी होगा। तो ऐसी दिशा में यह होगा कि गुणवत्ता अच्छी होगी। गुणवत्ता, अगर मशीनें अच्छी होंगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पर भी काम किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वार्षिक क्षमता है, हम अब सिर्फ विंड एनर्जी में हम इस तरह से मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं चीजों को, यानी कि भारत हर साल लगभग 24 गीगावाट आप देखें जो विंड टरबाइन है उससे संबंधित उपकरण अब बना भी सकता है, और इसमें 70 से 80% जो पार्ट्स लगेंगे, 70 to 80% पार्ट्स जो होंगे वो भारत में ही बने हैं। अब इससे क्या है कि भारत में ही 70 से 80% पार्ट जो है वो बन रहे हैं, तो हमारी आयात पर निर्भरता कम हो रही है इन सारे इक्विपमेंट पर, और साथ साथ जिस जगह पर ये बनेगा वहां पर रोजगार का सृजन भी होगा। तो सरकार अब हाइब्रिड और आरटीसी परियोजनाओं पर भी काम कर रही है, यानी कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई और बैटरी, इनको एक साथ संयोजित करना, और साथ साथ आरटीसी का मतलब होता है कि 24 घंटे लगातार बिजली प्राप्त हो सके। तो विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पर भी काम किया गया है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब अन्य प्रमुख पहलू के अंतर्गत देखिए, यहां पर कुछ सरकार अन्य भी प्रमुख चीजों पर ध्यान दे रही है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। इसका मतलब यह है कि जो बड़े उद्योग हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सीधे खरीद सकते हैं, अब डिस्कॉम पर निर्भरता नहीं होगी। तो इस नियम के लागू होने से क्या होगा, जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो एक्सेस है उसको ओपन करने से इसकी खरीद ज्यादा होगी। पुराने विंड टरबाइन जितने हैं उसको रीपावरिंग उसकी की जा रही है, यानी कि अगर कोई टरबाइन है, अगर पुराना हो गया तो उससे गुणवत्ता प्रभावित होगी, वो बेहतर काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी रीपावरिंग का मतलब कि उसकी जगह नई टरबाइनें, बेहतर टरबाइनें जो हैं उसको
चेंज किया जाएगा उससे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके तहत ट्रांसमिशन का विस्तार किया जा रहा है। यानी कि अगर इससे रिन्यूएबल एनर्जी से, मान लीजिए विंड एनर्जी से अगर बिजली बनी, तो इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया कि यहां से यहां तक बिजली ले जाने में बिजली का नुकसान कम से कम हो। कॉरिडोर से क्या फायदा होता है कि एक विशेष क्षेत्र उसी के लिए समर्पित होता है, तो बिजली को पहुंचाना आसान होता है, बेहतर तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकती है, और विशेष बिजली ट्रांसमिशन जो नेटवर्क हो है, उस नेटवर्क के माध्यम से जाने से उस पर नुकसान कम होता है, उसका अपव्यय कम होता है। इसके अलावा एक ब्लेंडेड फाइनेंस की बात कही गई है। ब्लेंडेड फाइनेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट पर भी काम करने की बात की जा रही है। ब्लेंडेड फाइनेंस का मतलब यह होता है कि सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी मिलकर काम करता है। उससे यह होता है कि इस क्षेत्र में जैसे विंड एनर्जी के लिए कोई काम करना चाहता है तो सरकारी सहायता भी मिले, निजी सहायता भी मिले, तो उससे क्या होता है, लोन सस्ते मिल जाएंगे, उनको फाइनेंस की कभी दिक्कत नहीं होगी, तो वो काम और बेहतर हो सकता है। तो ब्लेंडेड फाइनेंस में सरकारी और निजी निवेश दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सीएफडी मॉडल है। सीएफडी मॉडल क्या है? तो सीएफडी मॉडल है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी सरकार क्या करेगी, एक प्राइस फिक्स कर देगी और ये कहेगी कि अगर आप विंड एनर्जी बना रहे हैं तो हम आपको इतना दाम तो देंगे ही देंगे। अब उससे अगर ज्यादा दाम हुआ मार्केट में तो उस दाम को क्या करेगी, सरकार अपने पास रख लेगी, और अगर उस एनर्जी से कम गया तो भी उस कंपनी को नुकसान नहीं होगा, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति खुद करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो इस क्षेत्र में विंड एनर्जी पर काम करने वाली कंपनी है उसको एक न्यूनतम पेमेंट की गारंटी के तौर पर यह काम करेगा। तो उससे एक हम कह सकते हैं कि वित्तीय रूप से वो ज्यादा कंपनियां सरकार को पर आश्रित भी नहीं होंगी, और यह भी होगा कि मार्केट के हिसाब से बहुत लॉस का उनको डर भी नहीं होगा। तो इस पर काम बेहतर हो सकता है। अब देखिए, ये मुख्य ऐसे पहल हैं, कुछ पहल अभी होनी है और कुछ पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से हम विंड एनर्जी में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले आप एक चीज और जान जाइए कि जो विंड एनर्जी होती है वो ऑनशोर, इसके अलावा अपतटीय और हाइब्रिड तीनों मॉडल पर काम करती है। ऑनशोर का मतलब होता है कि जब पवन टरबाइन को क्या किया जाता है, जमीन पर ही लगा दिया जाता है, तो वो क्या होती है, ऑनशोर कंडीशन होती है। और एक होता है ऑफशोर, यानी कि जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र तट से दूर जाकर वहां पर बिजली बनाने के लिए विंड का उपयोग किया जाता है। और एक होता है हाइब्रिड, जिसमें कि जैसे विंड एनर्जी हो गया उसके साथ सोलर एनर्जी, दोनों को मिला के काम करते हैं। तो इन तीन मॉडल पर ये काम करती है, पवन ऊर्जा काम करती है। तो ये अगला ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आपके पास समय कम है लेकिन तैयारी बेहतर चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स से। इस कोर्स की खास बात यह है कि हम 14 महीने में इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को जीएस के कवर करते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें 18 टेस्ट मिलता है। इसके माध्यम से आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स है। और साथ साथ इस कोर्स में आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलता है। मौजूदा समय में जो सेल चल रही है उसमें तो और ज्यादा छूट इस पर मिल रही है। 34,999 इसका बेसिक प्राइस है। इसमें अमिताभ कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। साथ साथ आज तो आपको सेल की आखिरी डेट है, तो अतिरिक्त लाभ इसमें और ज्यादा आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप ऑफलाइन मोड में आते हैं आप, तो यहां पर जो फीस आपने अदा की है वो फीस माइनस हो जाती है, तो आपको दोहरा लाभ होता है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि 2025-26 में भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में 6.1 गीगावाट की वृद्धि हुई है। दूसरा है भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56.1 गीगावाट से अधिक है। तीसरा है भारत पवन ऊर्जा में विश्व में तीसरे स्थान पर है। चौथा है 28 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता पर कार्य जारी है। अब इसमें के इन चारों कथनों को देखिए और विकल्प के आधार पर सही कथन का आप सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अलावा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।